नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। धामी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। 20 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं सीएम धामी। चंपावत में अखिलेश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। प्रेम प्रसंग के चलते ली थी जान। हरिद्वार में पुलिस ने किशोरी की हत्या का किया खुलासा, निकाह के लिए नाबालिग को किया प्रताड़ित, मना करने पर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मसूरी में पुलिस ने मोबाइल चोरी का किया खुलासा, मोबाइल की दुकान में चोर ने किया हाथ साफ, चोर के पास से नकदी और कुछ मोबाइल फोन किए बरामद। लोक गायिका रेशमा शाह की एल्बम विमोचन, बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया विमोचन, दी शुभकामनाएं। हल्द्वानी में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस के एक जवान और अन्य 3 लोगों की युवक ने की हत्या, सिपाही की पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या। रुद्रपुर में युवती ने अपने दोस्त पर लगाए आरोप, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर कर रहा था वायरल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में फुटपाथ पर मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सूचना मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम। उत्तरकाशी में कांजल काट की लकड़ी की तस्करी करते 4 गिरफ्तार, पुलिस ने नकदी, लकड़ी और औजार किए बरामद, पुलिस ने कार्रवाई कर वन विभाग को किया सुपुर्द। उत्तरकाशी में 112 पर एक युवक ने दी मिथ्या सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आज और कल बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 17 और 18 को होने जा रहे इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसदगण, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी भी सरकारों में सभी दायित्वधारी लोग मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसे लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे और प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी हैं, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बजट सत्र को भराड़ीसैंण विधानसभा में नहीं कराने के लिए पक्ष विपक्ष भी एक हो गए हैं। लगभग 40 से अधिक विधायकों ने भराड़ीसैंण में ठंड होने का हवाला देते हुए बजट सत्र देहरादून में करने की मांग रखी। एक खास रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन होते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारें वहां कभी व्यवस्थाएं नहीं बना पाई। इन्हीं बदइंतजामी के बहाने अब विधायकों से लेकर अफसर तक वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बजट सत्र को भराड़ीसैंण विधानसभा में नहीं कराने के लिए पक्ष विपक्ष भी एक हो गए। लगभग 40 से ज्यादा विधायकों ने भराड़ीसैंण में ठंड होने का हवाला देते हुए बजट सत्र देहरादून में कराने की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कर सरकार ने जनभावनाओं के खिलाफ कदम उठाया है। सुनिए। हर वर्ष 4 धाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है, और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है, एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही हो रहा है, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के कई विधायक
गैरसैंण में सत्र न करने को लेकर समर्थित भी दिखे हैं, जिसका एक बड़ा कारण ठंड को भी बताया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक और नेता गांव-गांव में गए और प्रवास किया और उन्होंने 15 फीट की ऊंचाई पर भी प्रवास किया है। वहीं सरकार की ओर से गैरसैंण में कोई कार्यक्रम तय किया जाता है तो सभी विधायक वहां जाएंगे, लेकिन ठंड का कोई प्रसंग नहीं है। देखिए, ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी है। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। पहले अपने मेंबर से पूछे हो कि उन्होंने उस पर दस्तखत करके दिए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि सत्र को देहरादून में करना है और इसलिए भी कहा गया है कि अभी सरकार का कम से कम 50 करोड़ रुपया वहां पर खर्च होता है। इस खर्च में भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इस समय निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में सत्र करने की मांग की है। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। लंबित मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनल कर्मियों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं आवास कूच करने पहुंचे उपनल कर्मियों को पूर्व सीएम हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारी प्रमुख मांग है एक एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्यक घोषित करे। हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले। हमारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के दौरान का जो मानदेय रुका है उसको मानदेय मिले। उच्च शिक्षा में जो हमारे पदों का कुछ वो है कुशल श्रेणी उसको लागू करे और तमाम हमारी जो भर्ती जो हमारी नियमित भर्तियां जाती है और हमें बाहर होने का रास्ता है उसमें अधिसंख्यक घोषित किया जाए। राजनीति निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार के शिकार और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में खपा लिया है और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था कब का हो जाना। उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही उपनल कर्मचारी प्रयोग गांव मैदान से निकल करके सेंट जोसेफ स्कूल से आगे पहुंच, जहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। देख रहे हैं किस तरीके से मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि उपनल कर्मचारी आगे ना बढ़ सके। उसके बाद दूसरी बात, कम से कम आप देखें किस तरीके से हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, जिसमें महिलाएं भी काफी संख्या में तादाद में यहाँ पर है। वही पुलिसकर्मियों की संख्या की भी यदि बात करें तो पुलिसकर्मी भी करीब 100-150 की संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी अपनी तैनाती के तैयार है। कुछ हमारे साथ उपनल कर्मी बातचीत करने को तैयार है। सर, आपकी क्या प्रमुख मांगे और क्या है? हमारी मांगे ये है कि हमारे सारे कर्मचारियों को सिक्योर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये पुलिस दल जो धामी सरकार जब भी हम नीचे उतरते हैं ग्राउंड उसमें तो धामी सरकार पुलिस को आगे कर देती है। बहुत गलत बात है। जब हमने अपना रूट बताया था तो इन्होंने रूट बंद क्यों किया? ये गलत है। ये शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे हम अपने रोड रोक के, ये गलत है। ये लगातार करे कि इनका रूट ये दूसरा था। तो है नहीं, सारे गढ़वाली है।
गणेश जोशी जी को पता है, जब हम मुलाकात करना चाहते हैं मुलाकात करें शिष्टाचार से हमसे। भाई राजा तो हमने बनाया उनको ना, वोट हमारी थी, राजा हमने बनाया उनको। आज वो हम पे पुलिस प्रोटेक्शन आपकी ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी है, भाई बंधुओं को नहीं बोलेंगे, लेकिन सर ये मेरे समझ में नहीं आती। बिल्कुल इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पुलिस वालों की यहाँ पर ड्यूटी थी, तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। वही आप देखिए किस तरीके से महिलाओं की भी काफी संख्या में भीड़ है, महिलाएं भी यहाँ पर शामिल है इन कर्मचारियों के साथ। यहाँ पे इनको वोट दिया गया, देखना यह है कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है, आगे की क्या रणनीति अपनाई जाती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरी देश और दुनिया ने देखी। बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे 1 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ था, देखिए। 8 दिन बाद आज बनभूलपुरा में अनुमति मिली है अंदर आने की, और ये तस्वीरें जो यहाँ से निकल के आ रही हैं ये हैं बनभूलपुरा थाने की तस्वीरें। जी हाँ, ये काम आप होते देख रहे हैं, पुताई रंगाई पुताई का काम हो रहा है। बनभूलपुरा थाने में जो है वो रंगाई पुताई का काम है, और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से थाने में जो है वो उपद्रव मचाया गया था, थाने में आगजनी की घटना की गई थी, उसकी तस्वीरें ये हैं। और यहाँ दोबारा से जो रेनोवेशन का काम है वो यहाँ जारी है, और ये बनभूलपुरा थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ पूरे बनभूलपुरा की थी जहां आगजनी की घटना हुई थी। और खासकर बात की जाए यहाँ के उस दिन के उपद्रव की, तो उपद्रव की तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही थी, वो तस्वीरें इस चीज़ की गवाह हैं कि किस तरह का यहाँ उपद्रव मचाया गया। खैर बहरहाल आज 1 हफ्ते बाद, पूरे 8 दिन बाद स्थिति जो है वो सामान्य होने लगी है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर यहाँ रहा होगा, और ये वो तस्वीरें हैं जो अपनी खुद में दास्तां बयां करती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज ज़िंदगी फिर से पटरी में लौट रही है और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। मेडिकल स्टोर यहाँ खुल चुके हैं, दवाइयों के जो मेडिकल स्टोर हैं वो यहाँ खुल चुके हैं, और लोग यहाँ से अपने जो भी दवाइयाँ हैं वो लेने आ रहे हैं। मेडिकल स्टोर स्वामी जो हैं इनसे बात करेंगे कि कब से मेडिकल स्टोर खुले हैं, किस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं। जी सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद शुजाउद्दीन है और मेरा प्रिंस मेडिकल स्टोर के नाम से बनभूलपुरा थाना के बगल में मेडिकल स्टोर है। तीसरे दिन से जो है हमारा मेडिकल स्टोर सुचारू रूप से मतलब खुल रहा है। हम सुबह 9 बजे से और शाम 5 या 6 बजे तक जैसे भी काम रहता है हम सर्विस दे पा रहे हैं। और दवाइयों के मामले में मतलब पब्लिक को किसी तरह की असुविधा नहीं है, पूर्ण रूप से मतलब हम दवा दे पा रहे हैं लोगों को, और जो लोग भी मतलब आ रहे हैं उनको सबको दवाइयाँ मतलब प्रोवाइड करा पा रहे हैं हम। अच्छा, जिन लोगों को घर ये भी दिक्कत है कि घर में दवाइयाँ पहुँचानी है, तो उन लोगों के लिए भी आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि घर में दवाइयाँ मिल सके? देखिए, उसके लिए हमने अपना नंबर भी हम स्टेटस वगैरह में लगाते हैं, या जो लोग मतलब कुछ हमारे संपर्क में हैं और हमें जानते हैं पहले से, तो वो लोग अगर कॉल करते हैं तो हम होम डिलीवरी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और प्रशासन मदद कर रहा है इसमें? जी, प्रशासन पूर्ण रूप से मदद कर रहा है। हमें दवा लाने के लिए भी मजिस्ट्रेट जी ने जो पास बना कर दिया है, और किसी भी प्रकार की असुविधा दवा लाने में या दवा देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि दवा मरीजों तक दवा पहुंचाने में और दवा बाजार से खरीद के लाने में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। प्रशासन यहाँ जो है वो पूरा सहयोग कर रहा है। और साथ ही तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे सुनसान इन सड़कों की। इन सड़कों में कभी दिन तो छोड़िए, रात में भी चहलकदमी रहती थी। आज ये तस्वीरें सुनसान खुद में बयां कर रही हैं कि क्या मंजर था और क्या इस बनभूलपुरा ने देखा, किस तरीके से बनभूलपुरा में हुआ। और खासकर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप दूर निगाह जहां तक जा रही है वहां तक आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए हैं, और हर नाके पे, हर गली के मुहाने पे, हर जगह पे सुरक्षा बल यहां तैनात हैं और लोगों की मदद को तैयार हैं। हल्द्वानी शहर की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि ये सारा जो भी प्रबंध है वो यही मैम देख रही हैं। मैम, किस तरीके की अभी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि लोगों तक
राहत सामग्री पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, ये सब आपके जिम्मे है। किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं? देखिए, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदया ने कई सारी टीमें लगाई हैं, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट भी हैं, एसडीएम भी हैं। इसमें सभी लोग इन एरिया में प्रत्येक जिस दिन कर्फ्यू लगाया गया था उसके अगले दिन से दवाओं के लिए मेडिकल खुलवाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही दूध, राशन और जो उनके लिए गैस की उपलब्धता है सभी को लोगों तक पहुंचाया गया है। और इसके बाद जो आज की स्थिति है, आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, 2 घंटे की ढील इसमें सुबह दी गई थी 9 से 11 बजे तक। उसके बाद इसमें अभी शाम को जो आउटर एरिया है उसमें 9 से 4 बजे तक की इसमें छूट दी गई थी। सभी को शांतिपूर्वक चल रहा है, अस्पताल खुले हुए हैं। किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए कैंप कार्यालय सिटी मजिस्ट्रेट का यहीं थाने के पास बनाया गया है और उन लोगों को तत्काल उसमें पास भी निर्गत किए गए हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको एडमिट कार्ड के आधार पर स्कूल भी जाने दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कूलों में एग्ज़ाम जो है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं और मैम ने अभी अभी बताया कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए जिन छात्रों को बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं उनको प्रवेश पत्र दिखाने के बाद जाने दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को परेशान नहीं किया जा रहा है या रोका नहीं जा रहा है जिनको बोर्ड एग्जाम में शामिल होना है। साथ ही यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट का कैंप कार्यालय बनाया गया है। तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ आके अपनी समस्या बता सकते हैं और जो पास है, ज़रूरतमंद को पास वितरित करने के लिए भी मौके पे ही व्यवस्था दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी, निगम के कर्मचारी, क्योंकि सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना है तो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हुए भी निगम की टीम भी यहाँ अपना काम पे लगी हुई है और दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी 24/7 24 घंटे इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फरवरी 2018, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस अभी तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसका बेटा मोहित समेत 9 लोग फरार चल रहे हैं, जिसकी संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश कोर्ट से मिल चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने फरार सभी 9 आरोपियों के पोस्टर जारी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मसूरी के राजकीय इंटर कॉलेज बुरासखंडा में उत्तराखंड फर्स्ट अभियान के तहत नोटबुक वितरण के साथ स्मार्ट क्लासेस के लिए कंप्यूटर सहित अन्य डिजिटल उपकरण भेंट किए। ये सभी उपकरण बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी की ओर से दिए गए। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के लगातार प्रयासों के चलते सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जा रहा है।
लगातार प्रयास रहता है हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं गणेश जोशी जी का कि जितने भी स्कूल मसूरी विधानसभा में आते हैं उनमें जो भी प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं को सरकारी स्कूल तक भी पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में आज ओएनजीसी के माध्यम से ये स्मार्ट क्लासेस यहाँ जीआईसी बुरासखंडा जो एक दूरस्थ हमारा स्कूल है वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा एक नोटबुक अभियान हमने चलाया है जिसमें बच्चों को हमने कुछ नोटबुक्स वितरित करी हैं जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है ताकि वो उस तरीके से भी जागरूक हों। तो मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से जो एक क्रम शुरू हुआ है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के जैसी ही शिक्षा वहाँ पर मिल पाए। हमारे टीचर्स जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बच्चे यहाँ पे जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इतना संघर्ष के बाद बहुत दूर से पैदल चल के यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो मुझे लगता है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि उनको जो बेस्ट संसाधन है वो उपलब्ध करा सकें। तो आज स्मार्ट क्लासेस दी गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल पर करोड़ों का बकाया भुगतान है लेकिन उसका पेमेंट आज तक नहीं किया गया, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ चकबंदी की एक तो मैन मांग है। चकबंदी में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। एक बिजली को लेकर बिजली में यहाँ से 5-5 हजार रुपए पे किसानों के मजदूरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारा पैसा तो दिलवा नहीं सकते। 109 करोड़ रुपया इकबालपुर मिल पर वो पैसा तो दिलवा नहीं रहे। 5-5 हजार रुपए पे कनेक्शन काटते फिर आगे मुकदमा लिखवाया था। किसान वहाँ से बदतमीजी कर रहा है। अगर आप लोग बदतमीजी बता रहे हो चीज को 5-7 हजार रुपए अगर उस पर हो ही गए, मतलब आपदा ही इतनी बड़ी, उसकी फसल नष्ट होगी, कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ से 2-2 हजार रुपए इन्होंने गाँव में 100 आदमी 2 को दिए और ना कर दिया, हमने मुआवजा दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।